हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस के कर्मचारियों को अचानक निर्देश मिला कि इस काम को आज ही पूरा किया जाए, तो काम पूरा करते रात के 10 बज गए। नई नियुक्त सुरभि को उसके घर छोड़ने की जिम्मेदारी मैंने ले ली, क्योंकि मेरा और उसका घर आसपास है। मैं सुरभि के साथ घर के लिए रवाना हुआ तो वे चुप बैठी थी। बातचीत मैंने शुरू की। तुमने MBA कहाँ से किया सुरभि जी? वाराणसी से। यहाँ फ्लैट में रहती हो या? पीजी में सर। पीजी में घर पर कौन कौन है सर? मैं अकेली हूँ। हाँ, यहाँ तो अकेली ही हो। मैं तुम्हारे घर के बारे में पूछ रहा हूँ जी। मैं अकेली ही हूँ क्या मतलब सुरभि? घर पर मम्मी पापा भाई बहन तो होंगे ना सर? मेरा कोई नहीं। मेरे पापा बहुत पहले चल बसे थे। 4 माह पहले माँ का भी देहांत हो गया। मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। उसका चेहरा दुख से मलिन हो गया तथा आंखें सजल हो गईं। ओह सॉरी, मैंने तुम्हें दुखी कर दिया। हम दोनों के बीच कुछ देर चुप्पी पसर गई। फिर चुप्पी तोड़ते हुए मैंने पूछा, तुम्हें फिल्में देखना पसंद है सर? टीवी पर देख लेती हूँ। मेरा टीवी हर समय ऑन रहता है। ओहो, पूरे समय टीवी का शोर। सिर दर्द नहीं हो जाता तुम्हें? नहीं सर, बंद टीवी से हो जाता है। शांत वातावरण में मुझे अपने दुख दर्द कचोटते हैं। उसने इतनी गमगीन गंभीरता से यह बात कही तो मैंने कहा, सही बात है, स्वयं को व्यस्त रखने का कोई बहाना तो चाहिए ही। मैं भी हर समय म्यूजिक सुनता रहता हूँ। फिर थोड़ी देर में उसका पीजी आ गया तो उसने नीची नजरों से मुझे थैंक्स कहा और गाड़ी से उतर गई। मैं भी उसे बाय गुड नाइट कहता हुआ आगे निकल गया। अगले दिन से हम दोनों की ही नजरों में एक दूसरे के लिए कुछ विशेष था। मुझसे नजरें मिलते ही वे नजरें झका लेती थी। मौका देखकर मैंने कहा, सुरभि, हम दोनों का ऑफिस आने जाने का रास्ता एक ही है। हम रोज साथ में आना जाना कर सकते हैं। हाँ, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। उसने मुस्कुराते हुए नीची नजरों से सहमति प्रकट कर दी। फिर हम दोनों साथ साथ ही आने जाने लगे। हमारे बीच अपनत्व पनप चुका था। एक दिन मैंने पहल करते हुए कहा, सुरभि, हमें मिले ज्यादा समय तो नहीं हुआ, किंतु मेरा मन रात दिन तुम्हारे नाम की माला जपता रहता है। मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे मन की बात भी जानना चाहता हूँ। और हाँ, मेरा नाम राज है। वही बोलो। ये सर क्या लगा रखा है? मेरे इतना कहने पर भी वे खामोश रही तो मैंने उसके कंधे पर हाथ रख पूछा, क्या बात है? सुरभि खामोश क्यों हो? मेरा अपनत्व पाकर वे फपक कर रो पड़ी। राज सर, मेरा बलात्कार हो चुका है। मैं कलंकित हूँ। मुझे कोई कैसे स्वीकार करेगा? मैं इस कलंक को पूरी उम्र ढोने के लिए मजबूर हूँ। मैंने उसके होंठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, सुरभि, स्वयं को संभालो। मैं तुम्हें अपनाऊंगा, तुमसे शादी करूंगा। स्वयं को हीन न समझे। चलो सबसे पहले थोड़ा पानी पीकर स्वयं को संयत करो। वे पानी पीकर कुछ शांत हुई, किंतु आंसू बहाती रही। देखो सुरभि, तुम्हारे गुजरे कल से मेरा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपना आज और आने वाला कल संवारना चाहता हूँ। किंतु हाँ, जो हादसा तुम्हें इतना दुखी कर गया है, उसे अवश्य बांटना चाहूंगा। तुम अपनी आप बीती बेझक मुझे बताओ। तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त हितैषी हमदर्द बैठा हुआ है। वह धीमे स्वर में बोली, राज, हमारे गांव में दादा साहब के यहाँ मेरे पापाजी अकाउंटेंट का काम करते थे। उनके बेटे बाबा साहब भी अपने पिता की तरह पापाजी की ईमानदारी की बहुत इज्जत करते थे और दोनों ही पापाजी से मित्रवत व्यवहार करते थे। एक दिन काम करते हुए अचानक पापाजी का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। उन दोनों ने हम लोगों की सहायता के लिए हर माह पेंशन देने की घोषणा करते हुए आदेश दिया कि जब तक वे दोनों हैं तब तक पेंशन हमारे परिवार को दी जाए। पेंशन से हम लोगों का घर खर्च चलने लगा। फिर 3 सालों में दादा साहब एवं बाबा साहब का निधन हो गया तो उनका बेटा शहर से गांव आ गया और कामकाज देखने लगा। उस दिन हर माह की तरह मैं पेंशन लेने पहुंची थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा 12वीं का रिजल्ट आ गया था और मुझे बहुत अच्छे अंक मिले थे। वहाँ काम करने वाले रजत से मालूम हुआ कि मुझे पेंशन लेने लंच टाइम में पुनः आना होगा, क्योंकि अभी छोटे साहब बाहर गए हुए हैं। मैं लंच टाइम में दोबारा वहाँ पहुँची तो देखा वे बैठा हुआ जैसे मेरा इंतजार ही कर रहा था। मुझे देखते ही बोला, बधाई हो सुरभि, सुना है तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। मैंने पेंशन की बात कही तो बोला, अरे बैठो, खड़ी क्यों हो? थोड़ा शरबत तो पी लो। इतनी दोपहरिया में तो आई हो। फिर शरबत का एक गिलास उसने स्वयं उठा लिया तथा दूसरा मेरी ओर सरका दिया। मैं यह सोचकर कि ये बड़े लोग हैं,
इनकी कही बातों को मानना चाहिए। शरबत पी गई। फिर जब होश आया तो स्वयं को निर्वस्त्र पाया। मेरे ऊपर वह दरिंदा भी निर्वस्त्र पड़ा हुआ था। सारा माहौल देखकर वह अपनी शारीरिक पीड़ा से इतना तो समझ सकी कि इस दुष्ट ने मेरा सर्वनाश कर दिया है। मेरी दशा घायल शेरनी सी हो रही थी, पर वह दरिंदा मेरी बर्बादी का आनंद लेता हुआ बोला, मुफ्त में पैसा ले जाती है तो अच्छा लगता है, आज अपना हक वसूल लिया तो काटने दौड़ती है। खबरदार, चुपचाप निकल ले। वह तेरे बाप की पेंशन रखी है, तेरी कीमत भी बढ़ाकर उसमें रख दी है। गिन ले, कम लगे तो और ले ले, जो कीमत कहेगी दे दूंगा। बहुत आनंद मिला। तूने मुझे अपना प्रशंसक बना लिया है। तू तो मुझे पहली नजर में ही भाग गई थी, और न जाने क्या क्या वह निर्लज बनता रहा। उसके पैसे वहीं छोड़कर लड़खड़ाते कदमों से मैं जब घर पहुंची तो उस वक्त माँ के पास पड़ोस की औरतें भी बैठी हुई थीं। मैं माँ के गले लगकर फटक कर रोती हुई सब बोल गई। माँ के साथ सभी ने मेरी आप बीती सुन ली तो वे अपने अपने ढंग से सभी ढाढ़स बंधा कर चली गईं। माँ पत्थर की मूर्ति सी बन गई। 2 दिनों तक हम माँ बेटी अपने दुख के साथ घर में अकेली बंद पड़ी रहीं। जो पास पड़ोस रात दिन हमारे घर आता जाता रहता था, कोई झंकने नहीं आया, जैसे हमारे घर में छूत की बीमारी हो गई हो। 2 दिनों बाद पड़ोस की राधा दीदी खाना लेकर आई और बोली, भाभी, जो पत्थर बनने से काम नहीं चलेगा, दिल को मजबूत करो, बिट्टो की हिम्मत बनकर उसे राह दिखाओ। मेरा कहा मानो तो इस गांव से दूर चली जाओ। दीदी का अपनत्व पाकर माँ के दिल में जमा दर्द आंखों से आंसू बनकर बह निकला। वे रोते हुए बोली, दीदी जिस गांव को अपना रक्षक मानती थी, वही तो इज्जत का भक्षक बन बैठा। अब मैं अकेली विधवा एक जवान खूबसूरत लड़की को लेकर कहाँ जाऊं दीदी। माँ को ससने गले लगाकर बोली, भाभी, यूं हिम्मत हारने से काम नहीं बनेगा। यहाँ रात दिन इसी को कर्म की चर्चा से जीना दूभर हो जाएगा। बिटो अच्छे अंक लाई है, यहाँ का घर बार बेचकर वाराणसी चली जाओ, उसे पढ़ाओ, पैरों पर खड़ा करो। वे अभी तो यही चाहते थे। भाभी, उनका सपना पूरा करना भी तो तुम्हारा कर्तव्य है। माँ पर उनकी बातों का अवश्य कुछ असर हुआ, जिससे वे कुछ शांत होगी। फिर धीरे से बोली, घर के लिए इतनी जल्दी ग्राहक ढूंढना भी कठिन है, 100 बातें उठेंगी। तो वे बोली, भाभी, तुम उठने वाली बातों की चिंता छोड़ो, बेटों का जीवन संवारने की सोचो। बहुत से लोग हैं जो घर जमीन खरीदना चाहते हैं, तुम तो जाने की तैयारी करो। हाँ, इस बात का पूरा ध्यान रखना कि किसी को कानो कान खबर नहीं हो कि तुम कहाँ जा रही हो। दीदी की मदद से गांव का सब काम निपटा कर हम वाराणसी आ पहुँचे। यहाँ थोड़ी भाग दौड़ के बाद माँ को एक बुटीक में काम मिल गया और मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन। दोनों अपने अपने काम में तन मन से लगी। राज, यह माँ ने ही कहा था कि कभी शादी के निर्णय का समय आए तो अपने साथी को अवश्य बता देना, अन्य किसी के सामने कभी भी इस दुष्कर्म की चर्चा न करना। यह कहकर सुरभि खामोश हो गई तो मैंने उसके हाथों पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ की हिम्मत को तहे दिल से सलाम करता हूँ। रोज ही टीवी पर, पेपर्स में इस तरह की दुर्घटनाएं सुनने पढ़ने को मिल जाती हैं। हमेशा से पुरुष वर्ग स्त्रियों पर इस तरह के जुल्म करता रहा है। इन जातियों की जड़ें हमारे धार्मिक ग्रंथों से भी जुड़ी हुई हैं। रामायण में वर्णित है कि सीता को रावण हरण कर ले जाता है तो उनके पति राम उनकी पवित्रता की अग्नि परीक्षा लेते हैं। उसके बाद भी उन्हें त्याग कर वनवास हेतु मजबूर कर दिया जाता है। वह दिन शनिवार का दिन था। हम दोनों लगभग 2 बजे ऑफिस से निकले थे और अब समय 4 से ऊपर हो चुका था। हम दोनों का मन भी कसैला हो गया था तथा कुछ भूख भी लग आई थी, इसलिए हम पास के रेस्टोरेंट में चले गए। वहाँ सुरभि ने आहिस्ता से कहा, राज, मैं अपने कलंक से आपका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती, मुझे माफ कीजिएगा, मैं बेवजह आपकी राह में आ गई। कैसी बातें करती हो सुरभि, मैंने उसके करीब आकर कहा, मैं तहे दिल से तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्यार कोई सूखा पत्ता नहीं होता जो हवा से उड़ जाए, वह तो मजबूत चट्टान सा अडिग होता है जो अनेक तूफानों का सामना कर सकता है। एक अनजान पुरुष ने तुम्हारे साथ दुष्कर्म किया, उससे तुम कैसे कलंकित हो गई? उसकी सजा तुम क्यों पाओगी? जो भी सजा मिलनी चाहिए उस दुष्कर्मी को मिलनी चाहिए। तुम स्वयं को ही न समझे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर एक खुशहाल दुनिया बसाएंगे जहाँ घृणा तिरस्कार नहीं, सिर्फ प्यार और विश्वास होगा। राज, आपको विश्वास है कि आपके माता पिता मुझ जैसी लड़की को अपनाएंगे, स्वीकार करेंगे? उसने अपनी शंका धीरे से व्यक्त की। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। वे दोनों
बहुत समझदार हैं और दकियानुसी विचारों के नहीं हैं। मेरे परिवार में मेरे कुछ कजिन्स ने अंतरजातीय विवाह किए तो उस मौके पर सारे परिवार को समझने का काम मेरे मम्मी पापा ने ही किया। मैं अपने मम्मी पापा को अपने प्यार, अपने निर्णय के बारे में तो बताऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जीवन और समाज के प्रति मेरी इस सकारात्मक सोच, मेरी पहल का वे स्वागत करेंगे। मैंने प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, सुरभि, मेरी इस सकारात्मक पहल में मेरा साथ दोगी न? मेरी हमसफर बनकर मेरा संबल बनोगी न? यदि मम्मी पापा को समझने में थोड़ा समय लग जाए तो मेरा इंतजार करोगी न? उसने मुस्कुराते हुए सहमति से सिर हिला दिया। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, चलो फिर आज ही तुम्हें मम्मी पापा से मिलवा देता हूँ, देरी क्यों करना? शुभ से शीघ्रम वे खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में मेरी खुशी समाहित थी, इसलिए वे खुशहाल जीवन की ओर इशारा करती प्रतीत हो रही थी। बस इतनी सी थी यह कहानी। आज की कहानी पूरी हुई। मिलते अगली नई कहानी में, तब तक बाय बाय। आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।